अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम विजन यूनिवर्सिटी का कोर्स पाकिस्तान स्टडी 302 का टॉपिक नंबर 23 से 26 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक नंबर 23 में बेसिकली डिस्कस ये किया गया है द थर्ड रिपब्लिक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अब इसका अगर बेसिक एक इंस्ट्रोडक्शन देख लें तो यहाँ पे बात की गई है इसके बैकग्राउंड की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोल की और जो अपोजिशन थी उस पार्टी के साथ उसके रोल की बात की गई है। देन इसमें कुछ जो है वो अडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की विदाउट एनी वोट ऑफ डिसेंस और इसमें लेंथी और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है। सो दिस इज समथिंग कि जो लेक्चर है ये बिगेन होता है आपके बैकग्राउंड के साथ, मतलब ये जो ओवरऑल पूरा टॉपिक है जो 1972 का बैकग्राउंड है आपके इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ। इसमें पॉलिटिकल कुछ सिनेरियोस है जो कि लीड अप कर रहे थे 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया था इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करने में। और फिर इसमें जो था वो वोट ऑफ डिसेंट नहीं हुआ था, उसके बावजूद ये जो थी आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको अडेप्ट किया गया और फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मतलब जो थर्ड रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और जो इसके बाद अभी तक हमारा जो आइन चल रहा है स्टिल। उसके बाद ये बात हुई कि एक लेंथी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसका एम बेसिकली ये था कि वो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे गवर्नमेंट को, जैसे लाइक उसमें एक प्रॉपर रूल्स एंड राइट्स हों और फंडामेंटल राइट्स हों आपके, और जिस तरीके से इस्लाम के रूल्स और रेगुलेशंस हैं और जो इस्लाम के वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो मुस्लिम्स अपनी लाइफ स्पेंड करें, और ओवरऑल जो उनके बिजनेस हैं, उनकी जो सोशल लाइफ है, उनकी जो लाइक पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, हर एक लाइफ में जो उनके मतलब जो भी इश्यूज है, चैलेंजेस वगैरह हम किसी तरीके से सॉल्व आउट किया जाए, इस बारे में हर चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था। अब यहाँ पे इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स आते हैं, आप कह लें कि इसमें जो बेसिक इनके राइट्स हैं उनकी बात की गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में डिटेल आती है मतलब कुछ राइट्स की, जस्ट लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है कि सिक्योरिटी फॉर पर्सन, मतलब इसमें प्रोटेक्शन थी अगेंस्ट लोगों, मतलब जो लोग लाइक अनलॉफुल और जो डिटेंशंस थी जिनमें मतलब लोगों को बेवजह अरेस्ट किया जाता था उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन थी। प्रोहिबिटेशन ऑफ स्लेवरी थी, मतलब कि जो स्लेवरी थी या फोर्स लेबर थी उसको बैन कर दिया गया था। फ्रीडम एंड मूवमेंट एंड असेंबली एंड एसोसिएशन की बात की गई नेक्स्ट यहाँ पर। सो दिस इज समथिंग के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट असेंबली एसोसिएशन जस्ट लाइक यहाँ पे इंश्योर किया गया था राइट्स को, ताकि वो कहीं भी मूव कर सकते थे या भी कहीं भी इकट्ठे हो सकते थे और कोई भी मतलब कि एसोसिएशन फ्रीली बना सकते थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड बिजनेस, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जस्ट लाइक कि किसी भी आर्ट जो जर्नलिस्टिक थे या कोई भी इंसान जो है ओवरऑल पाकिस्तान में उनके पास फ्रीडम था कि वो किसी भी राइटर को या किसी भी मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि ये वाला बिजनेस नहीं कर सकते या मतलब किसी किस्म का कोई बिजनेस हो ऐसा जिसको नहीं कर सकते, हर किस्म के बिजनेस को करने की आज़ादी थी। रिलीजियस फ्रीडम था, जस्ट लाइक जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो मेजॉरिटीज़ हैं वो अपने अपने रिलीजन के प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, किसी को भी किसी रिलीजन की प्रैक्टिस करने से कोई भी ममानियत नहीं दी गई थी। प्रॉपर्टी राइट की बात करें तो प्रॉपर्टी राइट में ये था कि जो राइट्स हैं वो डिस्पोज थे और जो प्रॉपर्टी थी मतलब कि वो ये था कि जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसी के पास रहेगी। हाँ, अगर समहाउ गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी ले लेती है तो फिर उस पर वो गवर्नमेंट जो है आपको उसकी जो प्रॉपर उस टाइम की करंट जो अमाउंट है वो पे करेगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एग्जैक्टली इसमें भी ये बात की गई है कि जितने भी लोग हैं वो लोगों के सामने अदलिया के सामने बराबर होंगे, किसी को भी उसके आगे कोई फौकत नहीं मिलेगी, मतलब जितने भी लोग हैं चाहे वो हुक्मरान है चाहे वो कोई रियाया का कोई फ़कीर या कोई नॉर्मल सा बंदा, उन सब के लिए इक्वालिटी ही है। कल्चरल राइट्स होंगे, मतलब कि जितने भी लोग हैं वो अपनी लैंग्वेजेस बोल सकेंगे, अपने स्क्रिप्चर्स बोल सकेंगे, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकेंगे, कोई भी किसी की मतलब कल्चर पे रिलीजन पर या उनके रहन सहन पर उनके लैंग्वेजेस पर कोई बैन नहीं लगाएगा। एंटी डिस्क्रिमिनेशन की बात की है कि मतलब कि जेंडर की बेस पे, सेक्स की बेस पर या रेस की बेस पर किसी पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगाई जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब फ़र्क करना कि किसी भी जो जेंडर को या किसी भी क्लास को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा विद इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी लाइफ कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग गुजारेंगे इस ओवरऑल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। सेकेंडली ये कि यहाँ पे इसका बेसिक एम ये था कि इंश्योर करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इनकम, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ जो है वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। फिर सोशल जस्टिस और लिटरेसी को प्रमोट किया गया, मतलब कि जो लिटरेसी है उसे ख़त्म करने के प्रोसेस को प्रमोट किया गया। प्रोहिलिज्म, ट्राइबलिज्म और रेसिज्म को डिस्करेज किया गया, मतलब वही बात कि जो रेसिज्म मतलब आप कल्चरल बेस पे या कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते थे और इन चीज़ों पे काफ़ी प्रमोट करते थे, उनको भी डिस्करेज किया गया, ख़त्म करने की कोशिश का भी इस पूरा टॉपिक में बात की गई। फिर मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ यूनिटी की स्ट्रेंथिंग पे भी डिस्कशंस की गई, और फिर मुसलमानों के जो राइट्स हैं या नॉन मुस्लिम के जो राइट थे उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई। और उसके बाद जो था मैरिज, फैमिली, मदर या चाइल्ड के जो भी इश्यूज आ रहे थे उनकी भी प्रोटेक्शन को यहाँ पे इंश्योर किया गया। फिर पार्टिसिपेशन थी वुमेंस की इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, मतलब कि जो वुमेन्स हैं वो ज़िंदगी के हर एक जो है फेज़ में या हर एक जो जगह हर एक फील्ड में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इस बात को भी प्रमोट किया गया इस आइन के अकॉर्डिंग। और फिर उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी इनकरेज किया, और इसके अंदर उन्होंने एलिमिनेट किया था इंटरनेट इंटरेस्ट बेस, मतलब कि फाइनेंशियल सिस्टम को एलिमिनेट करते हैं, जो कि रिबा भी इसे कहा जाता है, इंटरेस्ट बेस को। लास्ट में बात की गई कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी उनकी भी पार्टिसिपेशन ओपन थी, मतलब कि वो कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उसके बाद थर्ड पे डिस्कस किया गया हमारे पास पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इसमें बेसिकली डिस्कस ये किया गया है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो कंसिस्ट करेगी नेशनल असेंबली पे और सेनेट पे। फिर आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में ये बात की कि जो पाकिस्तान है वो एक स्ट्रक्चर, पाकिस्तान को एज एक फेडरल स्टेट के तौर पर स्ट्रक्चर के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब बनाया जाएगा, और इसमें जो पावर्स हैं वो डिवाइड कर दिए जाएंगे बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब कि एक जो हमारी ओवरऑल गवर्नमेंट है उसको और एक जो हमारी मतलब जो सूबों के लेवल पर जो गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान में पावर को भी डिवाइड कर दिया जाएगा। रोल ऑफ मतलब कि पावर एक हाथ में नहीं रहेगी। रोल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई। सो प्रेसिडेंट के रोल की बात यहाँ पे की गई। जो प्रेसिडेंट है वो उसको स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन रोल है, जिसमें कि उसको सेरेमनियल है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक एग्जेक्टिव पावर भी होल्ड करता है। कैबिनेट की बात की गई नेक्स्ट। तो कैबिनेट में डिस्कस किया गया कि जो मिनिस्टर्स हैं बेसिकली इधर ये बात की गई कि जो मिनिस्टर्स मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी ड्यूटीज जो है वो एग्जेक्टिव डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो बाकी प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने अपने काम प्रॉपरली करेंगे। फेडरल रजिस्ट्रेशन की बात की गई नेक्स्ट यहाँ पे 7th पॉइंट में। सो दिस इज समथिंग कि इसमें कंसिस्ट था कि वो नेशनल असेंबली पे कंसिस्ट करते थे, फेडरल लेजिस्लेटर और सेनेट पर, और एक लेजिस्लेटिव पावर्स इनके बीच में डिवाइड कर दी गई थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर्स था। पॉइंट नंबर 8 में डिस्कस किया गया है। तो इसमें ये बात की गई कि जो हर एक प्रोविंस है उसकी जो गवर्नमेंट है वो अपनी होगी, जिसकी लेजिस्लेटिव बॉडी है वो रीजनल मैटर्स को भी मैनेज करेगी। जुडिशरी की बात की गई, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को इंटरप्रेट भी करेगी और उन्हें आप होल्ड भी करेगी। सेकेंड लास्ट में बात की गई इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बारे में। यहाँ डिस्कस ये किया गया कि जो लॉज हैं वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के इंजक्शंस को नहीं क्रॉस करेंगे, इनकी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेंगे। जो लाइफ है और जो लॉज हैं वो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्नत के अकॉर्डिंग ही वो लॉज बनाए जाएंगे। और जो प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका मुस्लिम होना भी लाजमी, और जो फॉर्मेशन है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की उसको भी रेकमेंड किया गया। जो इस्लामिक इंजेक्शंस हैं वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में भी फॉलो की जाएंगी।
नेक्स्ट बात की गई यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविंसेस के बारे में। सो इसमें क्या था कि इसमें इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट्री कंसेंट के अंदर होगा और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें डिफरेंट किस्म के लॉज बनाए जाएंगे प्रोविजंस के लिए, जिसमें उसके अलावा वो लोगों के कुछ राइट्स को, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड भी कर सकते हैं और एक डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बने। मतलब कि अगर कोई इशू आता है तो वो कुछ राइट्स को सस्पेंड भी कर सकते हैं एंड इन द केस ऑफ इमरजेंसी। अमेंडमेंट्स की बात की गई इन द कॉन्स्टिट्यूशन लास्टली। सो अमेंडमेंट्स इज समथिंग, इसमें उन्होंने रिक्वायर किया था कि 2/3 मेजोरिटी जो है वो नेशनल असेंबली में होगी और इस मेजोरिटी से ही सेनेट बनेगा। ओवरऑल जो हमने इस चैप्टर में बात की वो ये कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पाकिस्तान है वो उसमें जो पाकिस्तान का फ्रेमवर्क है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है वो इस्टेब्लिश किया गया था और उसका एम ये था कि वो एक इस्लामिक प्रिंसिपल जो थी वो रूल्स के साथ एक मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बैलेंस करके बनाया। मतलब जहाँ पे मॉडर्न प्रिंसिपल्स भी फॉलो किए जाएं और जहाँ पे इस्लामिक जहाँ पे मॉडर्न स्ट्रक्चर भी फॉलो किया जाए और उसके साथ इस्लामिक जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाए। और फिर इसमें इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि इसमें जितने भी राइट्स हैं उन सबको इंश्योर किया जाए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है और उन सब की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस थी उससे सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स आई और सिग्निफिकेंटली इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप आउट करने में। टॉपिक नंबर 24 की बात करें तो यहाँ डिस्कस किया गया सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस अंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब यहाँ पे जो लेक्चर है ये ओवरऑल कवर करता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड को अंडर द प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया कि किस तरीके से जो मॉडर्नाइजेशन के विजन्स लेके आए, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, पॉलिटिकल ट्रबलेंसेस आए जो कि डाउनफॉल को भी लीडअप किया है जिन चीज़ों ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मतलब क्या था और इसमें मतलब किन चीज़ों को डिस्कस करना है हमने। फिर यहाँ पे बात की कि भुट्टो की आइडियोलॉजी की जो कि डेमोक्रेसी पे थी, फेथ पे थी और सोशलाइजेशन पे थी। फिर भुट्टो की लीडरशिप जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि उन्हें कहते हैं कि वो जो सिस्टमैटिक लीडरशिप है, जैसे कि हम जो थे वो लीडरशिप की टाइप्स पढ़ चुके हैं अभी रिसेंटली जब हम लोग से जिसमें हम लोगों ने पढ़ी थी, तो आगे उन्हीं के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि वो जो सिस्टमैटिक जो था वो एक लीडरशिप थी भुट्टो की। और फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि जो उनके रूल में बनाया गया था। अब नेक्स्ट मेनली बात की गई है भुट्टो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड चेंजेस। सो इसमें यहाँ डिस्कस ये किया गया कि भुट्टो का मेनली जो एम था वो ये था कि मॉडर्नाइज पाकिस्तान ड्रॉ करे, मतलब एक प्रॉपर ऐसा पाकिस्तान बनाए जो कि इंस्पायर करे दूसरी कंट्रीज को, जैसे कि ईरान है, इजिप्ट है और जो कि और बेसिकली उनका ये भी था कि वो फ्री एजुकेशन पर हेल्थ केयर पर भी फोकस करे। अब पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उन्होंने प्लेस किया और फिर इंडिकेट किया तो उन्होंने पॉवर्टी को, हंगर को और मिजरीज को। फिर थर्डली भुट्टो ने ये किया कि उन्होंने पॉलिटिक्स जो थी उन्होंने वो स्ट्रीट से लेके गए, उन्होंने डेमोक्रेसी को एडवोकेट किया, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को एडवोकेट किया उन्होंने। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का एम, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बनाई जिनका बेसिक एम ये था कि वो पावर को और इन एफिशिएंसीज को डिसेंट्रलाइज्ड करते। उसके बाद बात यहाँ पे की गई भुट्टो सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया गया। सो यहाँ बेसिकली बात हुई कि जो नेशनलाइजेशन की बात की गई, लेबर रिफॉर्म्स की बात की गई और नेशनल इंटीग्रेशन की बात की गई। सो नेशनलाइजेशन में ये बात हुई कि जो एजुकेशन है और जो एजुकेशन बेसिकली आपके इकोनॉमिक सेक्टर की है और इसमें इंक्लूड है आपकी इंडस्ट्रीज़, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ पे जो है आप लोग नेशनलाइजेशन को प्रमोट करते हो और जो स्टेट का कंट्रोल है उसको देखते हो ओवर द रिसोर्सेज। सेकंड पे बात की गई यहाँ पे आपकी लेबर रिफॉर्म्स की। तो लेबर रिफॉर्म्स में ये डिस्कस किया गया कि जो पॉलिसीज हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाए लेबर के मैनेजमेंट के रिलेशंस के लिए। फिर मिनिमम वेजेस सेट की जाए, वर्किंग आवर भी फिक्स कर दिए जाएं और एक हाउसिंग और एजुकेशन प्रोवाइड की जाए वर्कर्स के लिए, उनके चिल्ड्रंस के लिए और उनकी जॉब की सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाए। उसके अलावा इसमें वर्कर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए एक एनुअल प्रॉफिट जो कि आपके बोनस के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है।
फिर यहाँ बात की कि लास्ट पे नेशनल इंट्रीगेशन के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे नेशनल इंट्रीगेशन में हुआ ये कि इसमें उन्होंने एलिमिनेट किया था उन मल्टी कल्चरल चीज़ों को जो कि आपकी यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी को फोस्टर कर रही थी। बेसिकली उनका एम ये था कि वो एलिमिनेट करें मल्टी कल्चरलिज्म को, और फिर इससे ये होगा कि जो आपकी यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी है वो फोस्टर होगी, मतलब कि जो आपकी यूनिटी है विद इन योर नेशन वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। उसके बाद बात की गई आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ हिज रिफॉर्म्स, मतलब कि उसके बाद इनके जो नताइज निकले, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या थे। सो यहाँ पे डिस्कस ये हुआ कि जो डिस्पाइट गुड इंटेंशन, जो भुट्टो के ऑटोक्रेटिक स्टाइल और करप्शन थी अमंग हिज एसोसिएट्स, उसकी वजह से उन्हें डिसकंटेंट फील करना पड़ा। जाहिर सी बात है, अगर नीचे जो हायरार्की में लोग हैं वो करप्शन करते हैं तो फिर वो ओवरऑल इफेक्ट्स आते हैं। विक्टिमाइजेशन भी, मतलब जो ऑफिसर्स थे और जो फाइनेंशियल मिसकंडक्ट थी उसकी वजह से काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में इश्यूज आए, और फिर इस इश्यूज़ की वजह से जो मेजरीज और सफरिंग कॉज हुई, और उसके बाद जो मॉडर्निज्म और डेवलपमेंट का एंटीसिपेटेड है, मतलब कि उनकी जो बर्बादी का टाइम स्टार्ट हो गया मॉडर्नाइजेशन का और डेवलपमेंट का। फिर आते हैं आपके इलेक्शंस ऑफ 1997। सो इसमें ये हुआ कि जो इलेक्शंस थे ये बेसिकली मेड थे एलिगेशन ऑफ रिगिंग के साथ, और इसमें एक सिग्निफिकेंट अनरेस्ट था। ये बेसिकली द पाकिस्तान नेशनल अलाइंसेज ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी भुट्टो, मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान नेशनल अलाइंसेज के नाम से भुट्टो के अगेंस्ट, जिसमें डिमांड की गई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की और फेयर गवर्नमेंट की, जो कि फ़िलहाल चल रही है, जो कि स्टिल ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। नेक्स्ट है PNA मूवमेंट अगेंस्ट भुट्टो। फिर एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठे होकर स्टार्ट की थी अगेंस्ट भुट्टो, मतलब भुट्टो की जो रिजाइम की जो उसकी हुकूमत थी उसके अगेंस्ट उन्होंने स्टार्ट की थी ये वाली जो थी वो मूवमेंट, और फिर ये वाइड स्प्रेड फैल गई थी, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। सिविल, मतलब जो सिविल अनरेस्ट भी इसकी वजह से काफ़ी हद तक देखने में आया। फिर भुट्टो की जो इनएबिलिटी थी उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट था वो क्विल हुआ, और उसके बाद इफेक्टिवली जो PNA थे उसने एस्केलेट कर दिया था इन क्राइसिस को, मतलब ओवरऑल जब भुट्टो का फॉल स्टार्ट हो गया था उनकी हुकूमत का। फिर बात की गई फॉल ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। सो अब जो पॉलिटिकल टर्मोइल था उसने कल्मिनेट किया और मिलिट्री को आगे जनरल ज़ियाउल हक 1977 में लीडअप किया, भुट्टो को अरेस्ट कर लिया और इवेंचुअली एग्जीक्यूशन करवा दी गई इनकी 1979 में। भुट्टो का डाउनफॉल जो है वो मार्क किया जाता है एक एंड, और मतलब उनका जो एरा है वो एंड हुआ, और उसके साथ ही मिलिट्री रूल जो था वो पाकिस्तान में दोबारा से स्टार्ट हो गया। ओवरऑल जो चैप्टर में बात की गई वो ये कि किसी तरीके से जो भुट्टो का टेन्योर है वो सिग्निफिकेंटली सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए मार्क किया जाता है। उसमें मॉडर्नाइजेशन को अटेम्प्ट किया गया, और उसके बाद जो ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस स्टाइल आया और जो करप्शन और जो पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट हुई, किस तरीके से उसकी वजह से जो भुट्टो का डाउनफॉल है वो वजूहात बनी, मतलब एक करप्शन पॉलिटिकल मैनेजमेंट भुट्टो के डाउनफॉल की कैसे वजूहात बनी, इसको हमने डिस्कस किया। और फिर जो लेगेसी थी वो अभी तक उनकी जो कॉम्प्लेक्स और उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एम्बिशियस रिफॉर्म्स भी थी और प्रोफाउंड कंट्रोवर्सीज भी थी उनकी लेगेसी में, और फिलहाल जो है वो भुट्टो एक अच्छे पॉलिटिकल के तौर पे भी जाने जाते हैं। इसके बाद डिस्कस किया गया चैप्टर 25 में द थर्ड मिलिट्री रिजिम, मतलब के पहले दो मार्शल लॉ लग चुकी थी, वे तीसरी मार्शल लॉ थी। फर्स्ट थी आई गेस अयूब खान की, सेकंड याहिया, और तीसरी जो है अब आपकी ज़ियाउल हक। अब इस लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस ये करना है इसके इंट्रोडक्शन में कि किस तरीके से जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के मिलिट्री रिजिम ने फॉलो किया था ओवरथ्रो ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और फिर जो फोकस था उनका बेसिकली वो ये था कि ज़िया की जो गवर्नेंस फ़िलासफ़ीज़ थी उनको देखना, जो थी इस्लामाइजेशन की पॉलिसीज़ थी वो, और उनकी लेगेसी को। अब यहाँ पर उसके बाद बात की गई एडवेंट ऑफ ज़िया के बारे में। से जनरल ज़ियाउल हक जो थे उन्होंने पावर ली इन 5 जुलाई 1977 को।
फिर उन्होंने मार्शल लॉ लगा दी और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सस्पेंड कर दिया। ज़िया ने फिर यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, बट इलेक्शंस नहीं हुए और एक एक्सटेंडेड रूल चलता रहा उनका। और फिर उसने स्टेबिलिटी और ऑर्डर को, जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए उसे एम्फसाइज भी किया गया। नेक्स्ट यहाँ बात की गई ज़ियाज़ फिलोसफी ऑफ गवर्नेंस के बारे में। सो दिस इज समथिंग, यहाँ पे डीपोलिटिकलाइजेशन थी, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से इस्लामिलाइजेशन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डीपोलिटिकलाइजेशन को डिस्कस करें तो ज़िया का बेसिकली एम ये था कि वो डीपोलिटिकाइज करे सोसाइटी को थ्रू इस तरीके से कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको लिमिटेड कर दे, और जो नॉन पार्टी और जो जो कि बेसिकली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से जो कि नॉन पार्टीज पे बेस कर रहे थे उनको भी बैन कर दे, उनको भी लिमिटाइज कर दे। नेक्स्ट पे बात की गई लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट की स्ट्रेंथिंग है उसको भी मतलब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू से भी बाईपास कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। फिर इस्लामिलाइजेशन, फिर उसने इस्लामी पॉलिसीज़ में जो था उसने डिफरेंट किस्म की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की, जो कि आपकी कंट्रीज़ लीगल और सोशल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग था, जिसमें उसने इस्लामिलाइजेशन को काफ़ी हद तक जो था वो वो उसे प्रमोट करने की कोशिश भी की, और उसने उसमें कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ें भी ऐड करके उनको स्टार्टअप किया। इस्लामिलाइजेशन इन पाकिस्तान को अगर थोड़ा डिस्कस करें तो उसमें उसने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया, जैसे लाइक कुछ चीज़ें उसने फॉर्मेशन करवाई। मजलिस शोरा मतलब उसने फॉर्मेशन करवाया था काउंसिल ऑफ ब्रिटिश का, जहाँ पे गवर्नमेंट एंड द पीपल जो थे उनके डाइवर्सिटीज़ को देखा जा रहा था। उसके बाद जो था लोकल काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट करवाई। इसमें लोकल बॉडी से जो कि इस्लामिलाइजेशन को प्रोपोगेट कर रही थी, और शरीयत कोर्स है जिसमें उन्होंने कोर्स को इंट्रोडक्शन करवाया कि जो जितने भी जो भी फैसले किए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स होंगे। फिर ज़कात और अशर ऑर्डिनेंस के बारे में डिस्कस किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की गई कलेक्शन ऑफ इस्लामिक टैक्सेस की फॉर द वेलफेयर पर्पज़। और फिर डिस्कस किया गया निज़ाम सलात के बारे में, फिर एक प्रेयर और रिलीजियस ऑब्जर्वेशन को भी यहाँ पे देखा गया। उसके बाद यहाँ पे ज़िया की लेगेसी के बारे में डिस्कस किया गया है। सो दिस इज समथिंग के 8 एडवांसमेंट थी 1973 की। फर्स्ट में ये डिस्कस किया, अमेंडमेंट में ये था कि इन्होंने प्रेसिडेंशियल पावर्स को इन्हेंस किया था। इसमें अथॉरिटी थी कि वो डिसॉल्व कर सकेंगे नेशनल असेंबलीज को। पॉलिटिकल एलिटिज्म था, जिसमें इस्लामिलाइजेशन और डीपोलिटिकलाइजेशन को अलाउ किया था एफ्लुएंट एलाइट्स को, ताकि वो डोमिनेट कर सके पॉलिटिक्स को। फिर अफगान रिफ्यूजीज इन्फ्लक्सेस था, जिसमें सोवियत अफगान वॉर लड़ी गई थी, जिसमें अफगान रिफ्यूजीज को उन्होंने अपने पास बना दी। और उसके बाद जो उसके सोशल फैब्रिक पे इम्पैक्ट हुआ उसका काफ़ी इशू आया इधर सारा। बेसिकली अभी ये जो अफगान वॉर थी ना, ये 9/11 के बाद स्टार्ट हुई थी, और इस वॉर जब भी स्टार्ट हुई थी 9/11 के बाद, तो इसमें ये हुआ था कि उन्होंने लोगों को जो थे अमेरिकन और जो ये सोवियत के थे, उन्होंने पाकिस्तान से गुजर के अफगान्स को वो पकड़ने की परमिशन दे दी थी। यानी सारा जो सिनेरियो था वो इस वजह से हुआ था। फिर बात यहाँ पे की गई कैलाशनिकोव कल्चर एंड ड्रग्स की। सो यहाँ पर उन्होंने प्रोलिफरेशंस की थी वेपन्स और ड्रग्स की, जो कि बिकम रैपेंट हो गए थे। राइज ऑफ टेररिज्म स्टार्ट हुआ उनके दौर में, और फिर जो किडनैपिंग स्टार्ट हुआ, एथिकल वायलेंस हुआ, और टेररिज्म स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैग्नेशन थी, जिसमें डिस्पाइट इनिशियल स्टेबिलिटीज या की जो पॉलिसी थी वो इवेंचुअली लीड कर रही थी आपके इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस को। मतलब कि उसकी वजह से काफ़ी चैलेंजेस जो थे इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे आपको फेस करने पड़े, पाकिस्तान को बेसिकली फेस करने पड़े। ओवरऑल जो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था वो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। उनकी जो पॉलिसीज थी इस्लामिलाइजेशन की, डीपोलिटिकलाइजेशन की, उनका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की कंट्री है उसमें काफ़ी चेंजेस आए, सोशो पॉलिटिकल चेंजेस आए, और डिकेड्स तक वो चेंजेस अभी तक चल रहे हैं। ओवरऑल इसमें ये सब चीज़ें जो है वो डिस्कस की कि किस तरीके से पाकिस्तान को चैलेंजेस फेस करने पड़े, उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आए मार्शल लॉ लगाने के, और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी साथ साथ हमें फेस करने पड़े।
लास्ट पे डिस्कस किया गया इस्लामिलाइजेशन इन पाकिस्तान। सो दिस इज समथिंग कि इसमें इंट्रोडक्शन है, ज़िया की फ़िलासफ़ी है, इस्लामिलाइजेशन है, प्रोसेसेस हैं। सो इंट्रोडक्शन की बात करें तो एज आई टोल्ड यू के जो लेक्चर है ये बेसिकली इसमें प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान आएगा, पर्टिकुलरली अंडर द रूल ऑफ जनरल ज़ियाउल हक। इसमें हम कुछ कॉजेज डिस्कस करेंगे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे पॉलिसी शिफ्ट के। अब ज़िया की फ़िलासफ़ी और गवर्नेंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट इसको एक दफ़ा ज़रा दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे डिस्कस ये किया गया ज़िया की फ़िलासफ़ी में डीपोलिटिकलाइजेशन को डिस्कस किया गया। मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें जो था वो ज़िया ने फोकस किया था रिड्यूस करने पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और उसने लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया। इस्लामिलाइजेशन को डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि इसमें उनका एम था कि जितने भी लीगल और सोशल सिस्टम्स हैं वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही चलाए जाएं। अब यहाँ पे बात की गई इस्लामिलाइजेशन इन पाकिस्तान, जिसमें आपके नेशनल और ग्लोबल दो कॉजेज़ थे ड्यू टू एनवायरनमेंट। कॉजेज़ की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इसमें जो था वो नेशनल और ग्लोबल फैक्टर्स आए, जिसमें राइज ऑफ इस्लामिक मूवमेंट इंक्लूड थी और डिज़ायर ऑफ स्ट्रेंथ एंड इस्लामिक आइडेंटिटी भी इंक्लूड थी। नेशनल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें इंटरनल डिमांड थी फॉर इस्लामिक लॉज और एक यूनिफाइड मुस्लिम आइडेंटिटी चाहिए थे। ग्लोबल फैक्टर्स जो थे इसमें वो इन्फ्लुएंस करे थे ग्लोबल इस्लामिक रिजर्सेस को और जियो पॉलिटिक्स को, पर्टिकुलरली सोवियत और अफगान वॉर की वजह से। फिर आता है यहाँ पे बात प्रोसेस ऑफ इस्लामिलाइजेशन। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सारा मजलिस शोरा के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, लोकल काउंसिल के बारे में डिस्कस हो चुका है, शरीयत कोर्ट्स के बारे में डिस्कस हो चुका है, ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस को डिस्कस कर चुकी हूँ, निज़ाम एंड सलात को। और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट दिया गया है हदूद ऑर्डिनेंस। इसमें उन्होंने बेसिकली इम्प्लीमेंट किया था इस्लामिक पैनल लॉज को, जिसमें वो क्राइम जैसे कि थेफ्ट और अडल्ट्री वगैरह के जो क्राइम थे उनको इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग जो था वो पनिशमेंट देने की बात की गई थी। अब आगे डिस्कस किया गया है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इस्लामिलाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द मेरिट्स। सो मेरिट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिलीजियस क्लोजनेस, मतलब कि लोग जो थे वो इस्लाम के करीब आना शुरू हो गए थे, इस्लाम की टीचिंग के करीब आना शुरू हो गए थे। फियर ऑफ रिलीजन, लोगों में थोड़ा सा इस्लाम की लिए अकाउंटेबिलिटी आ गई थी कि उनको पता था कि उन्होंने रब के सामने जवाब देना। मुस्लिम यूनिटी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। इंटरनेशनल स्टैंडिंग से मतलब जो पाकिस्तान था उसकी पोजीशन एज अ मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत अच्छी और बड़ा वो एक सेंट्रल पॉइंट के तौर पे कंसीडर किया जा रहा था। और लास्ट पे अगर बात करें डीमेरिट्स की, तो इसमें राइज ऑफ टेररिज्म आया। फिर वो कलाशनिकोव कल्चर एंड ड्रग्स के बारे में, मतलब कि इसमें जो प्रोलिफरेशंस थी वेपन्स और ड्रग की, उसको यहाँ पे बात की गई। रिफ्यूजीज क्राइसिस आए, मतलब इन्फ्लेक्स आया नॉन इमिग्रेंट्स अफगान्स का और सेंट्रल एशियंस का। एथनिक पॉलिटिक्स आया, जिसमें एथनिक और जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तक फैल गया। मतलब सेक्टेरियन लाइक जो फिरका बंदी होती है उसको डिस्कस किया गया है यहाँ पे। कंक्लूजन की बात करें तो इस्लामिलाइजेशन जो था, जिसका प्रोसेस था अंडर द जनरल ज़ियाउल हक, सो इसका एक प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस थी ओवर द पाकिस्तान। बट साथ में उनका एम ये था कि वो इस्लामिक आइडेंटिटी को स्ट्रेथन करें, उनकी यूनिटी को स्ट्रेथन करें। बट उनको इसमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जैसे कि वायलेंस का इंक्रीज होना, प्रोलिफरेशन आना वेपन्स की और ड्रग्स की, एथनिक टेंशन आना। उनकी जो लेगेसीज थी इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए उसने पाकिस्तान के सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। ओवरऑल इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तो इसमें बेसिकली बात ये की गई कि किस तरीके से जो हर एक जो गवर्नमेंट थी, जैसे कि मार्शल लोग में अगर आर्मी की गवर्नमेंट थी या अगर इलेक्शंस की थ्रू अगर प्रॉपर जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी, तो उनके क्या क्या जो थे वो सिनेरियोज हमें जो थे वो फेस करने पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से थर्ड रिपब्लिक आया था पाकिस्तान का 1976 की कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या क्या पार्टिसिपेशंस की। फिर उनके डाउनफॉल को डिस्कस किया। उसके बाद जो था हमने डिस्कस किया थर्ड मिलिट्री रिजाम को, मतलब कि इसमें जो मिलिट्री की हुकूमत थी
थर्ड वन ज़ियाउल हक के सोच में उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने किस तरीके से इस्लाम को जो था वो इस्लाम के फ्रेमवर्क को पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट किया, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है, अफगान वॉर के क्या सिनेरियोज थे, और फिर उनके डीमेरिट्स में किस तरीके से वायलेंस बढ़ना शुरू हो गया, और मतलब इस किस्म की जो चीज़ें थी उनको हम देखने को मिलती हैं। और इसके साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। आने वाली वीडियोज़ को देखने